तो क्या जानते हैं आप उपसर्ग के बारे में? कभी पढ़ा है आपने पहले भी, या फिर आपके लिए उपसर्ग बिल्कुल नया है? बताइए। हम पहले पढ़ चुके हैं। पढ़ चुके हैं? बाकी यस। बच्चे आंसर दीजिए। नो मैम। ओके। उपसर्ग को आपने पहले भी पढ़ा है, लेकिन शायद आप भूल चुके होंगे, इसलिए फिर से मैं रिपीट करा रही हूँ। तो उपसर्ग में क्या होता है? उपसर्ग, उपसर्ग को कहते हैं इंग्लिश में प्रीफिक्स। क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। मतलब कि प्री का मतलब होता है आगे, और फिक्स का मतलब लगाना। प्री का मतलब आगे, फिक्स का मतलब लगाना। प्री लगा। फिक्स। ठीक है। कैसे लगाएंगे? जैसे पथ, सुपथ, क्या बना? कुपथ। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है शब्द? जिस तरह शब्दों पे ध्यान दे। पराजय, परा, धन, जय, पराजय। अवगुण, अवगुण, अवगुण। इसी तरह अधखिला, अधखिला। निडर, निडर। अधर्म, अधर्म। ठीक है। तो ये जितने भी आप शब्द देख रहे हो, इन सभी शब्द शब्दांशों से जुड़कर, जैसे कि परा, अव, नी, अ, अथ, और क्रमशः जय, गुण, डर, धर्म, खिला, जोड़कर अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। ऐसे शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। ऐसे शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में, प्रारंभ का मतलब है आगे, क्या होता है? आगे। शब्द के प्रारंभ या आगे में जुड़ता है, जिससे अर्थ भेद उत्पन्न करते हैं या उनमें किसी तरह का परिवर्तन करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। प्रारंभ में जुड़ते हैं और उनका भेद बदल देते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? उपसर्ग। जैसे कि अव, आपने क्या किया? अव लिया। अव को इतने सारे शब्दों में जोड़ना है। नति, गुण, तरण, शेष। अव को नति में जोड़े, अवनति होगा। अव को गुण में जोड़ा, अवगुण होगा। अव को तरण में जोड़ा, जोड़ा अवतरण होगा। अव को शेष में जोड़ा, अवशेष होगा। यहाँ तक समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हम्म। अच्छा, याद रखेंगे बेटा, उपसर्ग का अर्थ होता है आगे जुड़ने वाला शब्द, प्रीफिक्स। यानी कि आगे जुड़ने वाले वर्ड को, किसी भी वर्ड को क्या कहेंगे? उपसर्ग। हम्म। चलिए लिखते जाइए, जिनको पहले कभी नहीं पढ़ा आपने, वो लिखते जाएंगे। और कोई भी व्याकरण का कोई भी चैप्टर आपको याद रखना है। ऐसा नहीं कि आप भूल गए, आपको याद रखना है। आपको 8th में भी ये सब पढ़ना है। तो 7th में याद की हुई चीज रिपीट होती है 8th में। तो आप लोग याद रखेंगे कि क्या चीज का क्या मतलब होता है, तब आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है। चलिए, उपर्युक्त में, उपर्युक्त शब्दों में नति, गुण, तरण, शेष मूल शब्द है। इसमें अब उपसर्ग जोड़ने पर अर्थ परिवर्तन हो गया तथा शब्दों के अर्थ में विशेषता आ गई। विशेष बात यह है कि उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग कहीं भी नहीं होता। मतलब कि जो आगे आने वाले शब्द होते हैं, उनको ऐसा कोई अर्थ वाला शब्द बोले ये नहीं है। वो कोई भी अर्थ लेकर आ सकते हैं। पर हाँ, जब वो किसी दूसरे शब्द जैसे कि नति, गुण, तरण, शेष से जुड़ते हैं, तो नया शब्द बनाते हैं। जैसे अवनति का कोई मतलब होता है, अवगुण का मतलब होता है, अवतरण का मतलब होता है, अवशेष का मतलब होता है। मतलब अव का कोई मतलब नहीं होता, पर वो जिस शब्द से जुड़ते हैं उनका अर्थ होता है।
उपसर्ग के 3 प्रकार के भेद होते हैं। क्या होते हैं? भेद होते हैं। जैसे तत्सम उपसर्ग, जो संस्कृत भाषा से उपसर्ग बने उसे तत्सम उपसर्ग कहते हैं। तद्भव उपसर्ग, संस्कृत के प्रभाव से हिंदी में जो विकसित उपसर्ग है, यानी कि संस्कृत से जो ट्रांसलेट की गई हिंदी है, हिंदी को विकसित करने के लिए जो उपसर्ग लगाया जाता है उसे तद्भव उपसर्ग कहते हैं। आगत उपसर्ग, विदेशी भाषाओं से आए हुए उपसर्ग। यहाँ तक समझ में आया 3 भेद? यस मैम। यस मैम। मैम अब कुछ ऐसे शब्द दिए जा रहे हैं जिसे हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, रुके। हम्म जैसे कि आपने देखा, ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा। जैसे है उपसर्ग अ, ठीक है। अ एकमात्र शब्द है, एकमात्र वर्ण है। अब इसको हमने किस में जोड़ दिया? अर्थ में, एक अर्थ शब्द में जोड़ दिया। जैसे नहीं या असंभव, ठीक है, नहीं। तो उपसर्ग से युक्त जो शब्द बना वो क्या बना? असंभव, अपवित्र, अज्ञानी। कहने का अर्थ है उपसर्ग अ से जुड़े तो उसका जो अर्थ होता है नहीं, और दोनों के वर्ड को मिला देने, दोनों के शब्दों को मिला देने से असंभव, अपवित्र, अज्ञानी कहलाता है। जैसे अति, अति का मतलब होता है अधिक। क्या होता है? अधिक। बहुत खा लिया, बहुत अति खा लिया कहते हैं ना। हाँ, तो अति का अर्थ होता है अधिक। अब अधिक से जुड़े जो भी शब्द बनेंगे वो क्या बोलेंगे? अति धन अंत, अत्यंत। अति धन रिक्त, अतिरिक्त। अति धन आचार, अत्याचार। अति धन उत्तम, अत्युत्तम। अति धन विषय, अतिविश्य। अति धन अधिक, अधिक, अत्यधिक। ठीक उसी प्रकार अगर अधि से जोड़ने वाले शब्द बने तो उसका मतलब होता है श्रेष्ठ। अधि मतलब श्रेष्ठ। ऐसे बहुत सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे बेटा जो उपसर्ग में प्रयुक्त किए जाते हैं और वो तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्सम उपसर्ग। जिसके सामने का जो शब्द होता है उसका अर्थ होता है, सामने के शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, वो कहलाते हैं तत्सम उपसर्ग। तो आप क्या करेंगे? इनमें से जितने भी आपको अच्छे लग रहे हो, जो भी शब्द आपको अच्छे लग रहे हो उसको आपको कॉपी में उतारना है और बताना है कि तत्सम उपसर्ग क्या होता है। ठीक है, समझ गए सब? यस मैम। ओके, ठीक है। अब आता है तद्भव उपसर्ग। अब आता है तद्भव उपसर्ग। तो क्या करेंगे? तद्भव उपसर्ग क्या होता है? तद्भव उपसर्ग वो शब्द जो संस्कृत से रूपांतरित होकर हिंदी बने और हिंदी से उनका ग्रोथ हुआ, उनका डेवलप हुआ। कैसे? जैसे अ, ठीक है,
अ से मतलब होता है, जैसे आपने पहले पढ़ा तत्सम, अब पढ़ेंगे तद्भव। तो तद्भव में अ का जो उपसर्ग है उसका अर्थ होगा अभाव या निषेध। तो अथाह, अभागा, अचल, अगड़, इस तरह से उसके हिंदी के उपसर्ग बनते जाते हैं। अध यानी आधा, अन यानी निषेध, उन यानी एक क्रम, कु यानी बुरा। तो इससे बने वाले शब्द क्या हुए? जैसे कु से कुढंग, कुचक्र, कुपुत्र, उसी तरह से उन से 79, 29, 39, इस तरह से। ठीक है। बिन यानी बिना, तो क्या कहेंगे? बिना ब्याह, बिन जाने, बिना बात, बिन बोले, बिन बोले। तो इस तरह से आपने देखा कि तत्सम शब्द अलग हुआ और तद्भव अलग हुआ, इसके अर्थ भी अलग हो गए। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. तो आपको इसका भी वैसे ही उदाहरण देना है, कम से कम 5 उदाहरण लिखना है तद्भव उपसर्ग का, और फिर उसके बारे में 3 से 4 आपको उदाहरण लिखने हैं कॉपी में। ठीक है, अब आते हैं आगत। आगत का मतलब होता है वो शब्द जो विदेशों से आए हैं। जैसे आपने अभी 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 पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? शब्द विचार पढ़ा था कि नहीं? शब्द विचार में कुछ विदेशी भाषाओं को हमने हिंदी में हमेशा प्रयोग किया है। कैंची, रुमाल, तौलिया, ये शब्द हमारे हिंदी के नहीं है। ठीक है, तो इन सारे शब्दों को अब आगत उपसर्ग क्यों कहेंगे? क्योंकि वो शब्द जिनके द्वारा विदेशी शब्द बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? आगत उपसर्ग। जैसे कम, ठीक है, कम, तो उसे कहेंगे थोड़ा या हीन। तुम थोड़ा कम कर दो, या थोड़ा या कम। ठीक है, तो उसे क्या बनता है? कम खर्च, कमजोर, कम अक्ल, कम उम्र, कम कीमत, इस तरह से। इसी तरह गैर, गैर को, गैर भी एक ऐसा शब्द है जो बाहर से आया है, तो भिन्न या पराया। तो इसे क्या कहेंगे? गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार। ठीक है, इस तरह से बनेगा। कहने का अर्थ ये है बच्चों, उपसर्ग हमेशा पहले लगता है, और जो उपसर्ग पहले लगता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट या विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो शब्द आते हैं वो इन्हीं सब चीजों से आते हैं, जिसका अर्थ होने के बावजूद ये, बिना अर्थ होने के बावजूद भी ये लगाए जाते हैं। यहाँ तक समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। यस ओ, चलिए, इसका क्वेश्चन आंसर मैं आपको कल सेंड कर दूंगी। ये होता है खत्म। ठीक, चलिए, तो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊं? यस मैम। ओके। यस मैम। यस मैम। तो बच्चों, अब नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 6। अभी हमारा कितना हो गया? चैप्टर 5। अब आते हैं चैप्टर 6, प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब होता है सफिक्स।
सफिक्स का अर्थ है, सफिक्स का मतलब है सफी, सफ का मतलब है पीछे। क्या होता है? पीछे। अभी तक हमने उपसर्ग को क्या देखा? प्रीफिक्स, आगे की तरफ, और प्रत्यय होता है पीछे की तरफ। पीछे के जुड़ने वाला जो शब्द कहलाते हैं वो क्या कहलाएंगे? प्रत्यय। क्या कहलाएंगे? प्रत्यय। कैसे? जैसे आपने दुकान लिखा और लिख दिया दार, तो क्या बना? दुकानदार। दुकान और दुकानदार, दुकान में काम करने वाला दुकानदार होता है। रिक्शा धन वाला, रिक्शा वाला। लिख धन आवट, लिखावट। लड़का धनपन, लड़कपन। तो इस तरह के कुछ पीछे से जुड़ने वाले जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? उपरोक्त शब्दों के पीछे जुड़ने वाले जैसे आवट, वाला, पन आदि शब्दांशों का कोई सार्थक अर्थ नहीं होता, परंतु शब्द के पीछे जुड़ने पर उनके अर्थ में परिवर्तन आता है, जिससे क्या होता है? जो शब्दांश धातु रूप या शब्द के अंत में जुड़कर शब्दों का अर्थ परिवर्तन करे उन्हें प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पर धातु रूप का अर्थ है कि जैसे कि आप संस्कृत पढ़ते हो, धातु रूप आपने पढ़ा है? धातु रूप आपने पढ़ा है संस्कृत में? यस मैम। पढ़ा है? क्या क्या होते हैं धातु रूप? बताओ, क्या क्या होते हैं धातु रूप? अच्छा, कोई बात नहीं, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। धातु रूप वो कहलाते हैं जैसे आप जब आप लिख रहे होते हैं तो आप कौन कौन से धातु रूप का प्रयोग करते हैं? जैसे से, मी, पर, को, का, की, ये सब करते हैं ना? मैं, पे, पर, का, की, को, ये सब करते हैं कि नहीं? करते हैं ना? हाँ, Yes, तो ma'am. उसे कहते हैं धातु रूप। क्या कहेंगे? धातु रूप। जैसे मुझे वहां पर जाना है, तो यहाँ पर जो मुझे वहां पर ये जो पर लगाया है वो क्या है? धातु रूप। मैंने उसको खाया, उसको, को जो है को, यहाँ पर को लगा तो को मतलब धातु रूप। तो जब तक हम प्रत्यय में धातु रूप नहीं लगाते हैं तो वो प्रत्यय नहीं कहलाता है, इसलिए धातु रूप जोड़ना पड़ता है। वो प्रत्यय के क्या कितने भेद होते हैं? कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत मतलब किया हुआ, क्रिया से जुड़ने वाला, क्रिया। कृत, कृत मतलब कार्य, क्रिया। कृत से जुड़ने वाला प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाता है। क्या होगा कृत प्रत्यय? अन, अक्कड़, आ, आई, आऊ, आकू। कैसे जुड़ेगा ये? अन, ढक्कन, मनन, चिंतन, मरण। अगर अन जुड़ता है पीछे में के, आज मेरा ही बर्थडे है। रूबी म्यूट। यस। इसी तरह अन, अन जुड़ने पर क्या क्या शब्द बना? ढक्कन, मनन, चिंतन, मरण। इसी तरह बाकी शब्द भी बना। प्रत्येक जुड़ने से क्रिया के धातु में संज्ञा विशेषण शब्दों का निर्माण होता है और कृत प्रत्यय कहलाता है। आकू, आकू का अर्थ है जैसे कि लड़ धन आकू, डाकू। पढ़ धन आकू, पढ़ाकू। इसी तरह आऊ, कम धन आऊ, कमाऊ। चल धन आऊ, चलाऊ। बिक धन आऊ, बिकाऊ। टिक धन आऊ,
टिकाऊ। इसी तरह बहुत सारे हिंदी प्रत्यय बनते हैं जो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यहाँ तक समझ में आया? Yes, ma'am. मैम चलिए बेटा, आप लोग को नोट्स देना है, आप लोग लीव कर लीजिए। Okay, ma'am. हम्म। Okay, ma'am.